नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक और बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। हमारी आज की इस चर्चा का विषय है न्याय के नए कानून। भारत में आजादी के पहले से ही अंग्रेजों के बनाए हुए कानून चले आ रहे थे, जिन पर हमारी पूरी न्यायिक प्रणाली निर्भर थी। लेकिन नए भारत में अंग्रेजों के दौर से चले आ रहे कानून अब निष्क्रिय होने जा रहे हैं। देश में 30 जून की आधी रात को जैसे ही 12 बजेंगे, वैसे ही आईपीसी के तहत अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून खत्म हो जाएंगे। 1 जुलाई शुरू होते ही इनकी जगह बने 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। इनमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए शामिल हैं। एक लंबे अरसे बाद भारत की न्यायिक प्रणाली बदलने जा रही है। नए कानून क्या हैं, इन कानूनों में क्या खास है और इन कानूनों के लागू हो जाने से नागरिकों का कितना हित होगा, इन सभी पहलुओं पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता रंजना उपाध्याय जी। रंजना मैडम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम इस चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले आइए देख लेते हैं 3 नए कानूनों पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। पुलिस हिरासत की अवधि 15 से बढ़ाकर 90 दिन करना पुलिस की यातना की संभावनाओं को बढ़ाता है, जबकि सच्चाई ये है कि कानून में 24 घंटे के भीतर जांच पूरी नहीं होने पर प्रक्रिया निर्धारित की गई है। पुलिस हिरासत की अवधि 15 दिन तक ही सीमित है। बीएनएसएस के तहत लागू 60 से 90 दिनों की कुल अवधि में से 40 और 60 दिनों की अवधि के भीतर आंशिक या पूरी पुलिस हिरासत ली जा सकती है। पुलिस हिरासत देने में न्यायालय का विवेक पहले की ही तरह बरकरार रखा गया है। अगर आरोपी जमानत का पात्र है तो पहले 15 दिनों से अधिक की पुलिस हिरासत आरोपी की जमानत में बाधा नहीं बनेगी। तो अभी आपने देखा जो 3 नए कानून हैं उनको हमने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की, लेकिन हम चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत हम रंजना उपाध्याय जी से करेंगे, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जो 3 कानून बनाए गए हैं बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, मैडम सिलसिलेवार तरीके से बताइए ये तीनों कानून हैं क्या? सर, मैं बताना चाहती हूँ दर्शकों को कि भारतीय दंड संहिता 1860 का बना हुआ था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है 1872 का था। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का था, जो संशोधन के बाद ले आया गया था। तो तीनों को जो है इतने ब्रिटिश के समय से ये चले आ रहे थे, इतने समय से ये जो है 200 साल जो है, और समाज जो है परिवर्तनशील है। समाज जैसे ही बदलता है, कानून की नई व्यवस्थाओं की जरूरत होती है। जैसे हमारे यहाँ अब देखेंगे कि जो है डिजिटलाइजेशन कितना ज्यादा बढ़ गया है, उस तरह से जो है एविडेंस को जो है डिजिटल के रूप में ले आया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वगैरह को भी एज ए साक्ष्य जो है एविडेंस में शामिल किया जाए। और जैसा कि नाम में देखेंगे कई जगह ये मुद्दा उठा कि नाम में परिवर्तन क्यों किया गया। तो जो हमारा जो ब्रिटिश के समय में ये कानून बना था वो दंड प्रक्रिया संहिता या भारतीय दंड संहिता, तो उनका उद्देश्य था कि हम भारतीय नागरिकों को जो है दंडित करेंगे। तो हमारी जो विधानसभा थी उन्होंने ये इसका नाम परिवर्तन किया और भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इनका उद्देश्य था कि हम भारतीयों को न्याय प्रदान करेंगे और भारतीयों को जो है नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। इस उद्देश्य से जो है ये कानून बनाया गया है और इस कानून में काफी परिवर्तन, काफी संशोधन किए गए हैं और इसको एक नए रूप में ले आया गया है। तो यानी कि हम ये मान लें कि जो पुराने कानून बने थे उनमें दंड का प्रावधान किया था, यानी कि दंडित करने का प्रावधान था, लेकिन अब जो कानून आए हैं उसमें न्याय देने की जो प्रावधान किया गया है, न्याय दिया जाएगा। बिल्कुल मैडम, अगर हम कुछ कानूनों के बदलावों की अगर बात करें तो नए कानूनों में क्या कुछ बदलाव किए गए, मेजर बदलाव क्या है? सर, जैसे हम बताना चाहेंगे कि नए कानूनों में जो है काफी कुछ जो है नया जोड़ा गया है कि समाज जैसे परिवर्तनशील है तो अपराध करने का ढंग, अपराधी की मानसिकता, ये सब भी परिवर्तित होते जा रही है। पहले के समाज में हम देखेंगे कि चोरी जो है सेंधमारी से होती थी, घर में जो है सेंधमारी करके जो है दीवार को तोड़ के अंदर घुसते थे। लेकिन अब देखेंगे कि चोरी का जो है तरीका बदल गया है। चोरी जो है अब साइबर क्राइम के तहत बैंकों में जो है डिजिटल ढंग से जो है पैसे को ले लिया जा
जा रहा है, चोरी का जो है तरीका बदला गया है, अपराध करने का तरीका, अपराधी की मानसिकता सभी बदली है। इसलिए जो है नए कानून को ले आया गया है। इसमें जो नए परिवर्तन हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो है ये नया कानून ले आया गया है। इसमें जो है कुछ नए अपराधों को भी जोड़ा गया है जो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता, दंड संहिता में नहीं थी। अब भारतीय न्याय संहिता क्या होती है कि इसमें जो है अपराध को बताया गया है, उसका परिभाषाएं दी गई और उसमें दंड बताया गया। तो नए अपराध भी काफी इसमें जोड़े गए हैं। जैसे हमारे यहाँ जो है भारतीय दंड संहिता में जो है आतंकवादी कृत्य को अपराध के रूप में नहीं परिभाषित किया गया था। जो भारतीय न्याय संहिता ले आया गया तो इसमें आतंकवादी कृत्य को, टेररिस्ट एक्ट को सेक्शन 111 में जो है जोड़ा गया है। संगठित अपराधों को जोड़ा गया है, जैसे सिंडिकेट लोग ग्रुप बना के अपराध करते थे, उनके संबंध में कोई जो है दंड प्रक्रिया, दंड संहिता में प्रावधान नहीं था। लेकिन भारतीय न्याय संहिता में जो है सिंडिकेट को लिए, ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए भी नए अपराध के रूप में जोड़ा गया है। इनको परिभाषित किया गया है, इनके दंड को जो है बताया गया है कि किस तरह से हम इनको दंडित करेंगे। बिल्कुल, यानी कि हम पूर्व में अगर देखते हैं कि जो चोरी करने या फिर जो अपराध करने के जो तरीके थे उसमें बदलाव आए हैं। क्योंकि आधुनिक युग है, डिजिटल युग है, तो इसमें चोरी करने या अपराध करने के तरीके भी बदल गए हैं। इसी को देखते हुए जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है वो भी बदली है। एक चीज और मैं इसी में सवाल जोड़ते हुए लेना चाहूंगा कि जो नए कानून आए हैं वो डिजिटल चीज को देखते हुए EFIR भी इसमें शामिल किया गया है। EFIR क्या है? और एक चीज और होती है मैडम, जीरो FIR का भी जिक्र अक्सर होता है। तो EFIR का क्या है और जीरो FIR का, इन दोनों में डिफरेंस बताएं। सर मैं पूरा इसको FIR के ऊपर में, क्योंकि एक बृहद सब्जेक्ट है, तो दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 में जो है FIR को जो है एक नए रूप में परिभाषित किया गया है। पहले क्या होता था कि जिस थाना क्षेत्र में घटना होती थी उसी के थाना क्षेत्र में जो है FIR दर्ज होता था। लेकिन नए कानून के द्वारा जो है अब अपराध कहीं पे भी हो, आप कहीं पे भी निकटतम थाने में जो आपको सुविधा हो वहां पे जाके FIR दर्ज हो सकता है। जैसे आप यहाँ जयपुर में बैठे हैं, आपका कोई जो है गांव है जयपुर के पास में, वहां आपको पता चलता है कोई अपराध हुआ है, तो आप जो है जब तक वहां जाएंगे नहीं उस घटना स्थल पे FIR नहीं हो सकता था। लेकिन अब ये किया गया है कि आप यहीं जयपुर के थाने में ही, निकटतम थाने में जाके FIR दर्ज करा सकते हैं। ये पहले जो है जीरो FIR का कॉन्सेप्ट था, जो एक केस के माध्यम से था कि आप जो है जीरो FIR में कहीं पे भी FIR दर्ज कर सकते थे। लेकिन जो पुराने में था कि उसमें क्षेत्राधिकार देखना पड़ता था कि क्या जुरिडिक्शन बन रहा है कि नहीं। लेकिन अब नए उसमें कानून में जुरिडिक्शन को हटा दिया गया है। और EFIR क्या होता है? EFIR जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम FIR करते हैं। हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हुए किसी घटना के बारे में अगर हमें FIR करना है तो हम यहाँ ऑनलाइन जो है EFIR दर्ज करा देंगे। लेकिन नए कानून में जो है EFIR दर्ज करने का तरीका दिया गया है कि आप ऑनलाइन EFIR दर्ज करेंगे और 3 दिन के अंदर जो है किसी निकटतम थाने में जाके उस EFIR पे साइन करेंगे और फिर उस पे आगे जो है पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। बिल्कुल, तो जिस तरीके से जो आधुनिक युग है उसको देखते हुए इस जो नए कानून है उसमें चीज़ों को प्रावधान किया गया है। अगर हम धाराओं की बात करते हैं मैडम, तो जैसे कि अगर हम पूर्व की बात करें तो जो हत्या के मुकदमा जब होता था तो उसमें धारा 302 लगती थी। अगर ऐसे हम नए कानूनों में बात करें तो क्या जो हत्या की धारा थी उसमें बदलाव किए गए हैं या इस तरीके से और भी जो मुख्य धाराएं उसके बारे में बताएं। देखिए अतिक जी, ये मैं बताना चाहूंगी कि जितने भी सेक्शन थे सारे सेक्शन परिवर्तित हो गए हैं। तो धाराओं को अगर हम बात करें तो कोई भी धारा अब सिमिलर नहीं है। जैसे हत्या आप बोल रहे हैं 302 में था, अब उसकी धारा जो है 101 हो गई है, उसमें दंड दिया गया है। डिफिनीशन, परिभाषा जो है हत्या की 99 में हो गई, ये धारा 99 में बताया गया है। ऐसे ही जैसे हम बलात्कार के लिए देखते थे कि बलात्कार के लिए पहले जो है धारा जो है 375 में जो है उसकी डिफिनीशन थी, 376 में उसका पनिशमेंट था। अब धाराएं चेंज हो गई है, अब 63 धारा हो गई है जिसमें उसका डिफिनीशन है और 64 में जो है उसका पनिशमेंट। तो अब रेप का मामला होगा तो धारा 64 में जो है दर्ज होगा, हत्या का मामला होगा तो 101 में दर्ज होगा। अगर जो है 79 जो है सेक्शन है, जैसे दहेज मृत्यु के संबंध में पहले हम 304B लगाते थे, अब जो है वो धारा चेंज हो गई है 79। तो धाराएं सारी परिवर्तित हो गई हैं, नए धाराओं को देखना पड़ेगा सबको। बिल्कुल,
तो जो नए कानून है जैसे 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं, तो इन न्यायिक प्रक्रिया में कितना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा और क्या असर पड़ेगा? सर, जो है जो नया कानून बना है ये न्याय को और सुलभ करने के लिए उद्देश्य से ही बना है। तो इसमें जो अगर हम भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो अपराधों में दंड के प्रावधान का, क्योंकि पुराना था तो वहां पे कहीं पे 50 रुपए जुर्माना था, कहीं 500 रुपए जुर्माना था, कहीं 1000 रुपए था। सभी जुर्मानों को जो है संशोधित कर दिया गया, नया दंड वो जुर्माने ले आए गई हैं। उसमें जो है 1000, 2000, 10,000 ऐसे दिए गए हैं दंड। प्लस जो है दंड को भी एक सामुदायिक सेवा के रूप में दंड को दिया गया है कि अगर छोटे अपराध हैं तो उनको सामुदायिक सेवा के रूप में एक दंडित किया जा सकता है। सामुदायिक सेवा क्या कि किसी छोटा अपराध किया है तो उसको जेल ना भेज के उसको जो है पार्क की सफाई में लगा दे, किसी वृद्धाश्रम की सेवा में लगा दे। इस तरह के नए दंडों का भी प्रावधान किया गया है। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो प्रक्रिया है उसमें काफी चेंजेस किए गए हैं कि न्याय को जो है और आसानी से और सुलभता से और शीघ्रता से प्राप्त किया जाए। तो उसमें जजेस के ऊपर ड्यूटी डाली गई है कि चार्ज फ्रेमिंग आप 90 दिन के भीतर करें। जजमेंट के लिए उनको मैक्सिमम जो है 45 डे का टाइम दिया गया है कि 45 दिन के अंदर आप जजमेंट दे दें। वकीलों के ऊपर भी दायित्व डाला गया है कि डिस्चार्ज का एप्लीकेशन आप 60 दिन के भीतर लगाएं। तो इस तरह से जो है टाइम बाउंडिंग की गई है कि कुछ जो है न्याय को जो है और शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके। नए लागू का जो ये कानून है लागू होने के बाद में जो पुलिस की कार्य प्रणाली थी उसमें कितना कुछ बदलाव देखने को मिले? चूंकि नए कानून में तो बदलाव देखे ही गए हैं, पुलिस की कार्य प्रणाली में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? पुलिस के लिए तो काफी चेंजेस हुए हैं कि जैसे पहले हम बताएं कि एफआईआर में जुरिडिक्शन रहता था तभी जो है एफआईआर वो दर्ज करते थे। अब जो है कहीं का भी मामला रहेगा, कोई भी आएगा तो उनको एफआईआर दर्ज करना है। तो एफआईआर दर्ज करने में ये जरूरी नहीं कि बस उन्हीं के थाने क्षेत्र का हो, किसी अन्य थाने क्षेत्र का भी मामला उनको दर्ज करना पड़ सकता है। तो अन्वेषण में, इन्वेस्टिगेशन में भी काफी चेंजेस किए गए हैं। पहले जो है इन्वेस्टिगेशन होता था, पुलिस ऑफिसर जाते थे, अपना जो भी उनको साक्ष्य मिलता था संग्रहित करते थे, एविडेंस के रूप में उसको कोर्ट में पेश करते थे। लेकिन नए कानून में अब ये बताया गया है कि अगर आप जो कहीं आपके थाना क्षेत्र में जो है 7 वर्ष से अधिक के दंड का कोई अपराध होता है तो आप जो है वहां पे इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक टीम को भी ले जाएंगे। प्लस अगर आप कहीं पे तलाशी ले रहे हैं, सर्च और सीजर कर रहे हैं तो वहां पे जो है वीडियोग्राफी का माध्यम से इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके यहाँ कैमरा उपलब्ध नहीं है तो आप मोबाइल से ही उस स्थान का जो है जहां पे आप तलाशी ले रहे हैं या कोई संपत्ति को जब्त कर रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड करेंगे और उसको भी न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। तो ये उनके कार्य को बढ़ाया गया है। जैसे मैम ये पुलिस के जो जवान होंगे जो जाएंगे जांच करने के लिए जाते हैं, जैसे कि आपने बताया कि वीडियोग्राफी करेंगे और जो साक्ष्य जो कलेक्ट होंगे, जो इकट्ठा करने के बाद में इनके संरक्षण के लिए क्या कुछ प्रावधान है? कैसे रखा जाएगा, कोर्ट के समक्ष कैसे उसको पेश किया जाएगा और फिर उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? उसके लेकर के जैसे है कि यहाँ पे जो है बताया गया है कि कोर्ट जो है 5 साल का जो है यहाँ पे सरकार जो है 5 साल का टाइम दे रही है कि जहाँ पे फॉरेंसिक जो है डेवलप नहीं है, फॉरेंसिक टीम ही जो है जिस राज्य में डेवलप नहीं है वहाँ पे 5 साल का टाइम पीरियड दिया गया कि आप 5 साल के भीतर अपने क्षेत्र में फॉरेंसिक टीम को डेवलप करें जो 7 वर्ष से अधिक वाले मामले में जांच करेंगे। और जो है उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है कि आपको किस तरह से जो है वीडियो बनाना है। तो यहाँ पे इसको और सरल करने के लिए उनको यहाँ तक की छूट दी गई है कि आप कैमरे से नहीं तो कम से कम मोबाइल से ही रिकॉर्ड करके उसके जो है कॉपी को जो है कोर्ट में प्रस्तुत करें। मैम, जिस तरीके से कानूनों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, चूंकि जो टेक्निकल है इसमें कई सारी धाराएं हैं, आप एक वकील हैं, आप चीज़ों को समझ रहे हैं, लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करते हैं, जो नागरिक हैं, उनको अगर हम इस चीज़ों को समझाने की कोशिश करें, वो लोग अगर खुद से इसके बारे में जानकारी लेना चाहें तो वो क्या करें? उनके लिए वेबसाइट वगैरह है जहाँ पे जो है हमेशा जो है अपलोड किए जा रहे हैं मटेरियल वगैरह, वहां से देख सकते हैं। टीवी के माध्यम से भी प्रचार किया जा रहा है उनको अवेयर करने के लिए। और BPRND जो हमारी पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है उसके द्वारा जो है कॉलेज में छोटे जो है जहाँ पे पुलिस स्टेशन है या जो है जेल में, इस तरह के कॉलेज वगैरह में अवेयरनेस प्रोग्राम किए जा रहे हैं जिससे जो है नए कानून के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दी जा सके। जी मैडम, जिस तरीके से जो राष्ट्रीय सूचना जो अपना विज्ञान केंद्र है NIC यानी कि उसने कुछ पोर्टल बनाए, कुछ ऐप बनाए हैं, जैसे कि अगर मैं ऐप की बात करूं, जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वीडियोग्राफी की जाए, ई साक्ष्य बनाया गया है, न्याय श्रुति बनाया गया और इसके साथ में ही
ई समन नाम से जो 3 ऐप तैयार किए गए, ये तीनों ऐप हैं क्या, इनके बारे में थोड़ा जानकारी दें। सर ये ऐप इसलिए डेवलप किए गए हैं कि जो नया कानून हमारा बना है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड को बहुत महत्व दिया गया अगर है। हम ई साक्ष्य की बात करें हाँ, ई साक्ष्य का जैसे अब जो है ये यहाँ पे ऑन कैमरा जो रिकॉर्डिंग हो रही है, कल को अगर मेरे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाता है तो मैं इसी फुटेज को ले जाके जो है कोर्ट में सबमिट कर सकती हूँ कि मैं उस समय पे यहाँ स्टूडियो में मौजूद थी। पहले जो है ये साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होते थे, इसको जो है इसको प्राइमरी एविडेंस नहीं बनाया गया था। प्राइमरी और सेकेंडरी 2 एविडेंस होते हैं। तो प्राइमरी एविडेंस जब होता है कोई, तो प्राइमरी एविडेंस पे ही हम उसको जो है दंडित कर सकते हैं, इसको एज ए डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अब जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो भी रहेंगे उसको एज ए डॉक्यूमेंट जो है प्राइमरी एविडेंस के रूप में माना जाएगा और उस पे जो है दंडित किया जा रहा है। तो जो आप अभी ऐप के बारे में बोल रहे थे, तो नए कानून में जो है ये प्रावधान किया गया है कि समय को और जो है जो लेंदी प्रोसेस था उसको कम करने के लिए कि कोर्ट समन जारी करती थी तो उसमें काफी टाइम लग जाता था। तो अब जो है ई समन का भी प्रावधान किया गया है, दिल्ली वगैरह में ये संचालित भी हो रहा है कि अगर किसी कोर्ट का जो है कार्यवाही चल रही है, किसी अभियुक्त को या विटनेस को बुलाना है, तो आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी समन कर सकते हैं और उस पे वो हाजिर होगा। इस पद्धति को, क्योंकि ये पद्धति नई टेक्नोलॉजी है, हमारा जो है कानून व्यवस्था इतना बड़ा है, हर जगह कोर्ट है, हर जगह को जो है संचालित करने के लिए इस तरह के ऐप डेवलप किए जा रहे हैं। इसमें ई कोर्ट भी डेवलप किया जा रहा है कि मान लीजिए कोई जो है पीड़ित है, अभियुक्त है, अगर अपने मामले का जानना चाह रहा है कि हमारी डेट कौन सी, किस तारीख पे कोर्ट में डेट लगी है, तो वो ई कोर्ट के माध्यम से भी जो है जानकारी हासिल कर सकता है कि हमारा किस दिन तारीख पड़ा है। ई एविडेंस को इसीलिए डेवलप किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को जो है किस तरह से हम प्रस्तुत करेंगे। इसी तरीके से एनआईसी ने एक न्याय श्रुति करके भी एक ऐप डेवलप किया है, उसमें भी काफी कुछ चीजें हैं, क्या कुछ है मैडम? न्याय श्रुति में जो है बताया गया है कि आप किस तरह से जो है न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं, लीगल एड वगैरह उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, वो सब बारे में जाएंगे। बिल्कुल। तो जिस तरीके से जो पहले के जो कानून चल रहे थे भी लगातार चीजों को देख करके, तो जो ये अभी हम कानून जो बदलाव है, लगभग एक लंबा अरसा बीता इस बीच में, अगर हम देखते हैं तो अगर हम आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जानना चाहें तो क्या कुछ जरूरत पड़ी, ये जो कानून बदले गए हैं ये कदम उठाने के लिए, क्या कुछ जरूरत पड़ी इसकी? सर जरूरत जो है समाज जैसे ही बदल रहा है तो उस हिसाब से हमें जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि जो है अब जो है एक डिजिटल युग आ गया है। हम जो है पैसा भी निकालने जा रहे हैं तो एटीएम से निकाल रहे हैं, जो है ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, सारा कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है। अपराधी भी जो है अपराध करते समय उनके तरीके बदल गए हैं, अपराध की परिभाषाएं बदल गई हैं। तो उस लिए जो है इसको ले आया गया है कि नए कानून में जो है एक जगह जो है संशोधन किया गया है। मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को कि पहले क्या था कि अगर जो है कोई जो है पुरुष जो है किसी महिला का वीडियो बना लेता था उसकी जो है कपड़े चेंज करते समय या किसी अवस्था में और उसको वायरल करता था तो पुरुष ही दंडित होता। नए कानून में इसे जेंडर न्यूट्रल किया, अगर कोई महिला भी महिला का वीडियो बनाती है तो उसको भी दंडित किया जाएगा। तो कई जगह पे जो है नए कानून को जो है अपनाया गया है, नए कानून को ले आया गया है। और कई जो पुराने जो हमारे लिए इस्तेमाल में नहीं थे, जैसे एडल्ट्री को 497 जो एडल्ट्री था उसको जो है डिलीट कर सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक कर दिया गया था। 377 अननेचुरल सेक्स को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक कर दिया था। तो इन प्रावधानों की आवश्यकता नहीं थे, तो इन्हें जो है इस नए कानून में सम्मिलित नहीं किया गया है। नए कानूनों में तकनीकी का बखूबी इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से अभी बताया गया है कि इसमें जो कई सारे ऐप डेवलप किए गए हैं, साक्ष्य अधिनियम बनाए गए हैं, साक्ष्यों की रखरखाव के लिए काफी कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है मैडम कि इसके जो अधिकारी कर्मचारी जो इसको जो इम्प्लीमेंट करते हैं उनको कैसे इसके बारे में जानकारी दी जाए, कैसे ट्रेनिंग की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं सरकार की तरफ से या जो इसके संस्थाएं? सर जैसे ही ये कानून 26 दिसंबर को लागू हुआ, हमारे यहाँ बीपीआरएनडी जो है एक ट्रेनिंग पूरे केंद्र में जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है। तो वो 27 दिसंबर से है पूरे भारत में ये ट्रेनिंग कार्यक्रम चलने लगे, जिसमें पुलिस को प्रशिक्षित किए जा रहे हैं, प्रोसिक्यूशन प्रशिक्षित किए जा रहे हैं, जज प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। सारे जो है जितने भी इस कानून से जो है जुड़े लोगों हैं उनको प्रशिक्षित किया
जा रहा है। तो अभी जो है करीब करीब बहुत से ज्यादा लोग प्रशिक्षित, बहुत कम लोग ही बचे हैं जिनको नहीं प्रशिक्षित किया गया है। मैडम, इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया में जो अधिवक्ता होता है, चूंकि आप भी एक अधिवक्ता हैं, उसका एक अहम रोल होता है। ऐसे में जो अधिवक्ता वर्ग है वो इन सभी कानूनों की जानकारी लेने के लिए किस चीज का इस्तेमाल कर सकता है, कैसे इनके बारे में जानकारी, जो हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर वो उसको बारे में जानकारी लेना चाहे तो क्या प्रावधान है उनके लिए? अधिवक्ता का कार्य ही है कि वो शिक्षा में जीवन भर लगना है, तो उन्हें नए एक्ट को पढ़ना पड़ेगा। और बार काउंसिल द्वारा जो है हर जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं अधिवक्ताओं के लिए भी। वहां पे भी वो जुड़ के जो है इन नए कानून के बारे में क्या चेंजेस हुए उसके बारे में जान सकते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से एक अवधारणा थी कि जो न्यायिक प्रक्रिया है वो एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें अगर कोई पढ़ता था तो लगातार सालों दर साल बीतते चले जाते थे, लेकिन जो ये अब जो नए कानून आए हैं इसमें चीज़ें लिमिट कर दी गई हैं, एक टाइम बाउंडेशन कर दी गई, इसके बीच में जो आपको साक्ष्य देने ही है, पुलिस की जांच प्रक्रिया पूरी करनी है, इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इसमें जो है न्याय तो थोड़ा सा सुलभ होगा, क्योंकि भारत जो है इतनी ज्यादा जनसंख्या है, इतनी पॉपुलेशन है, और भारतीय में कोर्ट की संख्याएं कम है, जजों की संख्याएं कम है, इन सब वजह से भी जो है न्याय देरी से मिलता है। तो बस ये कह देना कि कानून में कमी है, ये नहीं है। भारत में और भी कुछ बैरियर है जिसकी वजह से देरी होती है, तो उन बैरियर को भी जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिए। जैसे जजेस की संख्या को बढ़ाना चाहिए, कोर्टों की संख्या बढ़ानी चाहिए। तो ये सब भी जब बढ़ेगा और नए कानून में और कुछ परिवर्तन अगर किया गया होगा तो उससे भी जो है चेंजेस किए जाएंगे और नया जो है जल्दी से जल्द न्याय प्राप्ति होगी। मैडम, जिस तरीके से 3 नए कानून पूरे देश भर में लागू किए जा रहे हैं, सारी रूपरेखा तैयार है, 1 जुलाई से ये लागू भी कर दिए जाएंगे। मान लीजिए अगर कभी भविष्य में ऐसे कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं या फिर उनको इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कतें या दुश्वारियां आ रही हैं, तो ऐसे में सरकार क्या कुछ व्यवस्था कर रही है? सरकार जो है अभी से ही फीडबैक लेना हर जो है जगह से शुरू कर दिया है कि क्या इसमें लोगों को कमियां लग रही हैं, वो अपना फीडबैक दे। फीडबैक को इकट्ठा किया जा रहा है और उसमें जहां पे भी दिक्कत आएगी उसमें जो है परिवर्तन भी किया जाएगा, उसमें संशोधन किया जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट भी है, कोर्ट के माध्यम से भी किया जाएगा, जो भी दिक्कतें आएंगी उसमें सुधार किया जाएगा। कई बार जैसे तकनीकी के पर पूरा चीज़ें तैयार की गई हैं, तकनीक को ज़्यादा इसमें तवज्जो दी गई है, लेकिन ये भी सत्य है, ये भी वास्तविकता है कि तकनीकी से भी छेड़छाड़ की जा सकती है, उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। तो ये इस न्यायिक प्रक्रिया में कितना सुरक्षित है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे सुरक्षा के लिए जो है काफी, जैसे हम जब इलेक्ट्रॉनिक कोई जो है एविडेंस देते हैं तो उसमें 66B का एक एप्लीकेशन लगता है, उस पर चेक होता है कि क्या इस जो है रिकॉर्डिंग में कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया गया, क्या इसकी एफएसएल वैल्यू तो नहीं चेंज हुई है। उस पे पूरा एक चेक होने के बाद ही वो कोर्ट में सबमिट होता है। अगर कोई छेड़छाड़ की जाएगी तो उसमें तकनीकी रूप से वो पता चल जाता है कि अगर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो मेरा क्या ऑब्जेक्ट था कि हम इसको साक्ष्य के रूप में उपस्थित करें। तो इस तरह की रिकॉर्डिंग को मान्य नहीं किया गया है। कि जैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि कई बार ऐसे होते हैं कि लोग जो है उकसाते हैं कि सामने वाला कुछ बोले, हम उसकी रिकॉर्डिंग करके एविडेंस के रूप में कोर्ट में दिखाएंगे। तो इस तरह के एविडेंसेस को मान्य नहीं किए गए हैं। आप जो है दैनिक चर्या में वो रिकॉर्डिंग हो, कहीं कैमरा लगा है वो रेगुलर रिकॉर्ड करता है, अगर उसमें कोई रिकॉर्डिंग है तो उसको मान्य किया जाएगा। इस तरह से कोई जानबूझ के रिकॉर्डिंग कर रहा है कि हम एज ए एविडेंस इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसको नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि जो किसी चीज़ का मिसयूज करने का तकनीक है उसका मिसयूज किया जा सकता है। जैसे हम लोग अभी EFIR की बात कर रहे थे मैडम, तो अगर आप कहीं पर भी, मान लीजिए जयपुर में कोई घटना घटित होती है और आप कहीं बाहर हैं, वहां पर अगर आप EFIR कराना चाहे कर दीजिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि जो सामने वाला परिवादी है अगर वो उसकी तरफ से ही एक झूठ क्लेम किया गया है, एक झूठी FIR दर्ज कराना चाह रहा है या उसने करवा दी है ऑनलाइन में, तो कैसे उसके बारे में जो उसकी हकीकत है उस पर जांच होगी? क्या उसको FIR माना जाएगा या उसको निरस्त कर दिया नहीं जाएगा? सर, इसमें भी जो है परिवर्तन किया गया है। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अगर 3 से 7 साल के बीच में सजा का कोई वो दंडनीय कोई अपराध है, उसके संबंध में कोई अगर FIR दर्ज कराने आता है तो यहाँ पे पहले पुलिस ऑफिसर के ऊपर ये दायित्व है कि वो तुरंत FIR दर्ज ना करे। 14 दिन का जो है पहले पूर्व जो है इन्वेस्टिगेशन करे। 14 दिन का प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेगा। उसके बाद अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये घटना हुई थी, सच है, तभी FIR दर्ज होगा। तो वहाँ पे 14 दिन का इन्वेस्टिगेशन का भी दायित्व पुलिस ऑफिसर के ऊपर डाला गया है। अगर मान लीजिए मैडम जो ग्रामीण अंचल में जो जनता, जो आवाम ये कार्यक्रम देख रही है, अगर वो EFIR करवाना चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, बहुत सारे लोग तकनीक के बारे में जानकारी नहीं जानते हैं,
अगर वो EFIR कराना चाहें या फिर टेक्नोलॉजी के माध्यम से मदद लेना चाहें तो फिर वो कैसे इस चीज को करवा यहाँ सकते पे हैं? सर देखेंगे, अभी आप दिल्ली वगैरह में देखेंगे कि अगर आपका मोबाइल पहले से ही था कि मोबाइल चोरी हो गया, तो उसका जो है आप FIR डायरेक्ट जी थाने में नहीं होता था, वो EFIR के माध्यम, तो जी। आप किसी भी साइबर सेंटर पे जाके उन लोग को पता रहता था, तो वो लोग FIR कर देते थे, EFIR दर्ज हो जाता था। तो इस तरीके से जो चर्चा हो रही है मैडम, चूंकि हम लोग जिस एक वृहद चर्चा कर रहे हैं नए कानूनों पर, नए कानून क्या हैं इन पर भी सारी जानकारी दी गई। चूंकि आप एक अधिवक्ता हैं और आप हर पहलुओं को मतलब सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों तक पेश किया आपने, हम आपसे एक अधिवक्ता के तौर पर एक संदेश लेना चाहेंगे कि आप इन 3 नए कानूनों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो नया कानून बनाया गया है, ये बहुत ही जो है एक रिसर्च के माध्यम से बनाया गया है, और इसमें जो है काफी कुछ जो है नए जोड़े गए हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं थी उसको हटा दिया गया है। तो ये एक जो है भारत के लिए जो है एक अच्छा कदम है, और आने वाला समाज और परिवर्तित होगा तो उसमें और भी, क्योंकि समाज जैसे परिवर्तित हो रहा है वैसे नए कानून आ रहे हैं। जैसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट नहीं था, लेकिन फिर अपराध लगा तो उसमें नए कानून आए गए। चिल्ड्रन के लिए जो है जो था JJ एक्ट वगैरह नहीं था, 2012 में ये सब ले आए गए। तो जैसे जैसे अपराध की प्रकृति और ये सब परिवर्तित हो रहा है तो नए कानून आ रहे हैं, तो ये इस तरह से जो है इसमें बनाया गया। जैसे आप देखेंगे IT एक्ट नहीं था, तो IT एक्ट को भी ले आया गया। तो जैसे जैसे अपराध को हम देख रहे हैं उस हिसाब से जो है विधायिका कानून भी बना रही है। तो बिल्कुल मैडम, आपने 3 नए कानूनों पर जो इतनी मतलब वृहद चर्चा की और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और जिस तरीके से जो एक मिथक था कि जो न्यायिक प्रक्रिया होती है एक लंबी प्रक्रिया चलने वाली है, साल दर साल चलने वाली प्रक्रिया है, वो अब जो 3 नए कानून आए हैं उसमें ये मिथक टूटने वाला है। क्योंकि काफ़ी कुछ बदलाव किए हैं केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने कई सारी जो है इसमें पॉइंट्स जारी किए हैं। आप उनको जान सकते हैं, समझ सकते हैं पोर्टल के माध्यम से, और कई सारे ऐप भी डेवलप किए गए हैं जिस तरीके से आप उनसे इनके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम फिर किसी नए मुद्दे पर, नए विषय पर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।